नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास डिस्कस करने वाले हैं और वह है उत्तराखंड में जो हिंदी का जो आपका कोर्स है, हिंदी और हिंदी साहित्यकार का। जहां भी आपको हिंदी पूछी जाती है, हिंदी साहित्यकार पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। काफी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लेखपाल का आपका एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है, किसी का भी आपका एग्जाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास कैसी होगी यहां पे आपको बता दें। देखिए दोस्तों, शुरुआत के जो 3 दिन होंगे हम हिंदी को डिस्कस करेंगे, जो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है। और बाद के जो 3 दिन होंगे वहां पर भी हम क्या करेंगे, जो हिंदी साहित्यकार वाला जो पोर्शन है वह डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पे आपको यह भी बता दें कि हम यहां पर जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो फोकस रहेगा वो रिवाइज पे रहेगा। यानी हमने हफ्ते में जितनी भी क्लासेस पढ़ी है उसे हम रिवाइज भी करेंगे। तो कैसे रिवाइज करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम ऐसे करने वाले हैं कि जो हमने हिंदी के 3 दिन हमने शुरुआत में पढ़े हैं, वे हम साहित्यकार वाले जब हमारी क्लास होगी उसके लास्ट में 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेकर हिंदी को रिवाइज कराएंगे। यानी पहले दिन जो हमने पढ़ा था वो हम चौथे दिन या फिर तीसरे दिन रिवाइज कराएंगे। और साहित्यकार में जो क्लासेस हमने रिवाइज की है या जो हमने पढ़ा है वो हिंदी वाली क्लास में 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लेकर रिवाइज कराएंगे। तो ये है हिंदी का क्रैश कोर्स दोस्तों, जो आपके लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके अलावा यहां पे आपको यह भी बता दें कि जो हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज है ये हम सोमवार से शुरू करने वाले हैं। तो उत्तराखंड जिला सीरीज यह भी सोमवार से शुरू होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, वहां पे हम यह भी कोशिश करेंगे, जो हमारा जीएस वाला जो क्लास है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करें। या फिर दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस प्रकार करें, कि किसी भी एक सब्जेक्ट को ले ले और फिर टॉपिक वाइज टॉपिक वहां से क्लियर करते जाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। हम जो यहाँ पे जीएस वाला पोर्शन है उसे किस प्रकार शुरुआत करें। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास है और आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी साहित्यकार की। हिंदी साहित्यकार में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में और कबीर दास जी के बारे में। तो इनके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक फैक्ट को हम समझेंगे जो यूकेएसएससी या फिर जो अन्य डिपार्टमेंट है वो आपको पूछ सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कबीर दास की। अब यहां पे दोस्तों आपको एक चीज बता दें हम, कि देखिए हम जो आपके सामने जो साहित्यकार वाले जो पार्ट है, जो हम आपके सामने जो क्वेश्चंस रखेंगे वो हम एनसीईआरटी के बेस पर रखने वाले हैं। यानी जो इंपॉर्टेंट जो डेट होती है, इंपॉर्टेंट जो तिथियां होती है, वहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कहां से करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे। तो इसके लिए आपको यहां पे बता दिया कि एनसीईआरटी का पेज है और इसे हम बार बार नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये होता है ना कि हम क्या करते हैं, वैसे तो जो एनसीईआरटी होता है वो पब्लिक डोमेन में आता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कॉपीराइट का केस आ सकता है। तो हम किसी भी प्रकार का दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम आपको यहाँ पे श्योर करा देते हैं कि जो भी हम हिंदी साहित्यकार आपको पढ़ा रहे हैं वो हम एनसीईआरटी के बेस पर करने वाले हैं। मैक्सिमम 80% हम एनसीईआरटी के बेस पर करेंगे। और फिर जो अन्य फैक्ट होते हैं वो हम किस पर करेंगे, वो हम अन्य किताबों से करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा फैक्ट आपको नहीं पूछे जाते हैं। तो जो तिथियां वगैरह इंपॉर्टेंट होती है वो एनसीईआरटी से ही करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कबीर दास जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कबीर दास जी की यहाँ पे आप जन्म तिथि देखिए। जन्म तिथि वैसे तो विवादित है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दी गई है, 1398 से लेकर 1518 तक। 1398 से लेकर 1598 ईस्वी तक। यानी कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो 1398 ईस्वी में कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था। इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों कि इनके गुरु का नाम था गुरु रामानंद। क्या था? गुरु रामानंद। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं हिंदी में, जो रचना करने वाले, हिंदी में साहित्य देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है इनका, रामानंद का। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें रैदास भी एक नाम है, नरहरि एक दास है, काफी प्रसिद्ध है। तो उन्हीं में से कबीर दास जी भी एक थे। तो गुरु रामानंद के ये शिष्य थे। 120 वर्ष इन्होंने आयु पाई है। तो 120 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई, तो 120 साल के ये थे। और फिर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1598 में जो काशी का जो मगहर नामक स्थान है वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु कब हुई और कहां पर हुई? 1518 ईस्वी में हुई और मगहर नामक स्थान पर हुई। तो मगहर में मृत्यु हुई, काशी में जन्म हुआ, 1398 ईस्वी में जन्म हुआ, 1598 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो बेसिक बातें थे दोस्तों यहां पर यह थी। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों, जो फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पहले बातें यहां पे देखिए
कि इनके जो पालक माता पिता है, देखिए इनके जो असली माता पिता है उनके बारे में विवादित रहता है, कहते हैं कि ब्राह्मण से थे, लेकिन बाद में किसी ने, जैसे कि यहाँ पे जो नीमा और नीरू है, नीमा इनकी माता का नाम है और जो नीरू है ये इनके पिताजी का नाम है, और ये मुस्लिम समुदाय से थे। तो देखिए दोस्तों, जन्म तो इनका ब्राह्मण में हुआ था कहते हैं, लेकिन इनका जो पालन पोषण किया वो एक मुस्लिम परिवार ने किया था। इनकी माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। अब एक चीज देखिए, जो नीमा जी और नीरू थे, उनका जो व्यवसाय था वो जुलाहा था, जो बुनियाद होता है ना, जैसे बुनने, कपड़े बुनने वाला कार्य, तो वह उनका मूल व्यवसाय था। तो अक्सर यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि इनके मूल व्यवसाय क्या था, तो कपड़ा बुनना इनका मूल व्यवसाय था, जुलाही का कार्य इनका मूल व्यवसाय था। तो माता पिता का नाम नीमा व नीरू था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि हमने ये तो बता ही दिया था, काशी में जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गुरु इनके नाम रामानंद था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रचना। देखिए अगर हम बात करते हैं कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी की जो रचना थी, उनका रचना थी बीजक, और बीजक के अंतर्गत 3 नाम आते हैं, एक आता है साखी, एक आता है शबद, और एक आता है रमेनी। साखी, शबद और रमेनी यानी बीजक का ही पार्ट है। और इसके अलावा एक नाम और आता है, वो है उल्ट बसिया। क्या है? उलट बसिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज थोड़ा आपको बता दें कि अगर दूसरी क्लास यहाँ पे ना हो पाए, इसका कारण यह है कि सुबह से लाइट नहीं है और तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लाइट आ जाती है, क्लासेस का जो डेटा है वो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि बैटरी थोड़ा कम है, यानी चार्ज जो है लैपटॉप पे वो कम है, थोड़ा चार्ज बचा है लगभग 50-60 के आसपास, वो शायद इसी वीडियो के लिए हो पाएगा, है ना। अगर लाइट आ जाए तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्लास जरूर ला जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें जैसे जो हमारी नेक्स्ट क्लास है 5000 वाली सीरीज, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि कबीरदास जी की जो शिष्य थे, जिनका नाम क्या था, भागुदास या भागोदास नाम आता है कहीं पे, उन्होंने जो बीजक है, बीजक में कबीर जी की रचनाओं का संकलन किया है। यानी जो बीजक है, जितने भी यहाँ पे जो साखी, शबद, रमेनी, इस प्रकार की जो रचना है, उनका संकलन बीजक में जो कबीरदास जी के शिष्य थे भागुदास या भागोदास, उन्होंने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कबीरदास जी से जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं समकालीन शासक। तो डायरेक्ट कभी प्रश्न बन जाए कि किसके समकालीन में थे, तो देखिए दोस्तों, जितने भी लोधी वंश थे ये उनके समकालीन में थे। आप यहाँ पे देखिए कार्यकाल देखिए, 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक थे। तो इनका कार्यकाल ये है, और इसके बीच में जो भी राजा आए होंगे उनके ये समकालीन रहे होंगे। तो ध्यान रखना, लोधी वंश के समकालीन थे, जितने भी लोधी राजा थे उन सभी के ये क्या थे, समकालीन थे। फिर देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, विचारधारा की बात करते हैं। देखिए जब हम कबीरदास जी की बात कर रहे हैं तो वह निर्गुणवादी थे, ईश्वर पे इनका उतना विश्वास नहीं रहता था, और वह ज्ञान मार्गी की ओर विश्वास करते थे। जो ज्ञान मार्गी जो धारा है, निर्गुणवादी जो धारा है, उस पर विश्वास करते थे। तो विचारधारा निर्गुणवादी थी और ज्ञान मार्गी ये कबीर थे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो इस प्रकार आपको पूछे जाएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। पहला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। क्या कहा था? वाणी का डिटेक्टर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे, कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने कबीरदास जी की जो भाषा है उसे सद्धू कड़ी कहा है। क्या कहा है? सद्धू कड़ी। तो सद्धू कड़ी जो भाषा बताई थी कबीरदास जी की, वो किसने बताई थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई थी। किसने बताई थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई थी। और तीसरा फैक्ट यहाँ पे देखिए कि जो श्याम सुंदर दास जी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है, उन्होंने कबीरदास जी की जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। तो ध्यान रखना दोस्तों, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। सद्धुकड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे ही आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। फिर देखिए, श्याम सुंदर दास जी ने एक रचना की है कबीरदास जी के संदर्भ में, और उसका नाम है कबीर ग्रंथावली। तो कबीर ग्रंथावली की रचना किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने की है। और श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने ही पंचमेल खिचड़ी कहा था कबीरदास जी की भाषा को। तो यहां पर दोस्तों इसे आपको ये ध्यान रखना है, कबीर जी के बारे में इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे साहित्यकार के बारे में,
जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी का सबसे पहले तो आपको जन्म तिथि ध्यान रखनी है। जन्म कब हुआ था? 20 मई वर्ष 1900 को हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई वर्ष 1900 को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई वर्ष 1900 को। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई वर्ष 1900 को हुआ था। जो यहाँ पे कोसानी अल्मोड़ा लिखा है, कोसानी वैसे बागेश्वर में है, पहले अल्मोड़ा में था, लेकिन अब यहाँ पे कोसानी बागेश्वर के अंतर्गत आता है। तो कोसानी बागेश्वर में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखने हैं कि 7 साल की उम्र में ही उन्हें काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया। 1915 में स्थायी रूप से जो साहित्य सृजन उन्होंने शुरू कर दिया था। डिटेल व्याख्या अब हम यहाँ पे करेंगे जो सुमित्रा नंदन पंत जी से है, लेकिन तिथि जो इंपॉर्टेंट है 20 मई वर्ष 1900 को। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े थे। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जीविका के क्षेत्र के लिए यानी जीविका प्राप्त करने के लिए कौन जुड़े थे, कौन से साहित्यकार जुड़े थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी जुड़े थे। महात्मा गांधी जी से काफी प्रभावित थे, प्रकृति प्रेमी कवि इन्हें कहा जाता है। और देखिए आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे? आकाशवाणी से जुड़े रहे। लोकायतन जो सांस्कृतिक संस्था है उसकी उन्होंने स्थापना की थी। अब देखिए कि वर्ष 1961 में जो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर याद करें। कब किया? 1961 में किया। 1961 में किया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से जो सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मानित किया गया वो वर्ष 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। और फिर देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी यही थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता थे वह भी कौन थे? यही थे, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी। अब देखिए पंत जी की जो रचना है दोस्तों, यहाँ पे जो कला और बूढ़ा चांद है, कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए याद करिए इसे अभी, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। कब लिखी थी? 1959 में लिखी थी। और 1960 में इसके लिए उन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और फिर देखिए 1969 चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोनों तो तिथि है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। निधन की बात करें तो 28 दिसंबर 1977 को क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में यह है। फिर देखिए प्रमुख रचना की बात करें, वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन, ये इनकी प्रमुख क्या है? कीर्तियां है। कौन कौन सी? वीणा, पल्लव, युगवाणी, वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, याद भी करवाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक परिचय जो एनसीईआरटी में दिया था। तो इन्हें आपको याद करना है दोस्तों। 20 मई वर्ष 1900 का जन्म हुआ था और 28 दिसंबर 1977 को निधन हो गया था। 1961 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। 1969 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये बातें थी एनसीईआरटी से संबंधित। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थोड़ा जो ज्यादा गहरा फैक्ट है जो सुमित्रा नंदन पंत जी के संदर्भ में। तो देखिए प्रकृति का काफी प्रभाव इन पे पड़ा था। कम उम्र में ही, जैसे यहाँ पे भी लिखा था कि उन्होंने रचना करना शुरू कर दिया था। तो इनकी जो शुरुआती रचना है उनके बारे में देखिए शुरुआती रचना कौन कौन सी है? गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। बागेश्वर का मेला, बागेश्वर का मेला किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। वकीलों का धन लोलुप जो स्वभाव है, ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और तंबाकू का जो धुआं है, यह भी किसकी शुरुआती रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की शुरुआती रचना है। तो शुरुआती रचनाएं कौन कौन सी होगी? गिरजे का घंटा, बागेश्वर का मेला, वकीलों का धन लोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं। अगर भी प्रश्न बने तो ऐसा पूछा जाएगा कि गिरजे का घंटा किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा। तंबाकू का धुआं किसकी शुरुआती रचना थी? सुमित्रा नंदन पंत जी की थी। सॉरी। तो इन बातों को दोस्तों आपको यहां पर याद करना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो यहां पे ये है कि वर्ष 1928 में पंत जी के प्रसिद्ध जो काव्य संकलन है पल्लव, उसका प्रकाशन हुआ।
पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। प्रकाशन कब हुआ? 1928 में हुआ। तो पल्लव रचना का जो प्रकाशन हुआ वो वर्ष 1928 में हुआ, सुमित्रानंदन पंत जी की, जिसके गीत सौंदर्य और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद वो अल्मोड़ा आ गए और फिर फैक्ट देखिए कि मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से भी ये प्रभावित हुए थे। तो मार्क्स विचारधारा से भी काफी प्रभावित थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1938 में पंत जी ने रूपाब नामक मासिक पत्रिका, जो मासिक पत्र है, उसका संपादन का कार्य शुरू किया था। तो रूपाब पत्र का संपादन किसने किया? सुमित्रानंदन पंत जी ने किया। कब किया? 1938 में किया। 1938 में पंत जी ने रूपाब नाम का जो मासिक पत्र है उसका संपादन किया। फिर देखिए वर्ष 1900, यहां पे सॉरी आगे चला गया, देखिए ये है दोस्तों यहां पर कि देखिए यहां पे यह है कि जैसे यहां पे है कि 1955 से लेकर 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। तो 1955 से लेकर 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और उन्हीं के कहने पर, जैसे ऑल इंडिया रेडियो नाम था, उन्हीं के कहने पर नाम क्या पड़ा था? आकाशवाणी पड़ा था। और यह फैक्ट यूकेएसएससी ने जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा था। तो ऐसा फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए पद्म भूषण अभी देखा आपने 1961 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे 1968 लिखा है, लेकिन दोस्तों आपको जैसे एनसीईआरटी में यहाँ पे 1969 लिखा है ना, तो यह तिथि आप ध्यान रखना, क्योंकि कुछ जगह 1968 दिया गया है। तो दोनों तिथि आप ध्यान रख लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को आप ज्यादा फॉलो कीजिए, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर है यहाँ पे सोवियत लैंड जो नेहरू पुरस्कार है, यह भी उन्हें सम्मान दिया गया है। और फिर 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आधुनिक हिंदू साहित्य, जो हिंदी साहित्य है, उसका युग प्रवर्तक कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरे कवि, इन्हीं का उपनाम है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। चितेरे कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। तो यह बातें थी दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी से। अब यहाँ पे कुछ रचनाओं की बात करते हैं, कविताओं की बात करें फिलहाल हम यहाँ पे। एक है दोस्तों वीणा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रंथि, पल्लव और उच्छ्वास। तो देखिए उच्छ्वास आप याद कर लीजिए, इसका प्रकाशन 1922 में काफी प्रसिद्ध है। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास। तो कौन कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव और उच्छ्वास। और पल्लव के बारे में भी हमने आपको बताया था, आपने पीछे देखा होगा। देखिए दोस्तों पल्लव के बारे में आपने देखा था यहाँ पे कि पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। काफी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वीणा, ग्रंथि, पल्लव और उच्छ्वास, ये प्रसिद्ध कविताएं हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, ग्राम्य हो गया, कला और बूढ़ा चांद, और इसके अलावा चिदंबरा। तो देखिए चिदंबरा तो 1958 में लिखी थी, लेकिन जो चिदंबरा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो 1968 और 69 में दिया गया। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और 1959 में इन्होंने रचना लिखी थी कला बूढ़ा चांद, और इसके लिए अगले साल 1960 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह दिया गया था। तो ये सभी रचनाएं किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो एक बार जरा मैप में बिठाओ और मैप में इसे याद करने की सोचो। देखिए दोस्तों एक इमेज के रूप में याद करो, तभी जल्दी याद होगा। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास। फिर नीचे आओ, ग्राम्य, कला, बूढ़ा चांद और चिदंबरा। ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद और फिर चिदंबरा। तो इनका प्रकाशन तिथि भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रसिद्ध रचनाएं जो काव्य है। फिर देखिए इन्होंने कविता ब्रुंस भी लिखी है, यानी ब्रुंस नामक एक कविता भी लिखी है, जो कुमाऊनी में लिखी उनकी एकमात्र कविता है। तो ब्रुंस किसकी कुमाऊनी में लिखी कविता है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। अब देखिए इनके उपनाम की बात करते हैं। तो इन्हें बहुत उपनाम है, जैसे सुकुमार कवि कहा जाता है, चितेरे कवि कहा जाता है, गोसाई दत्त इनका बचपन का नाम था, रामानुज भी इन्हें कहा जाता है, लक्ष्मण इन्हें कहा जाता है, मुकुल इनका उपनाम है। तो डीप प्रश्न अगर यूकेएसएससी आपको पूछता है तो यहीं से पूछेगा। देखो प्रकृति का सुकुमार कवि तो बहुत पुराना हो गया, रिपीटेड हो गया, सभी जानते हैं। गोसाई दत्त भी लगभग सभी जानते हैं। लेकिन आपको जो रामानुज जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, लक्ष्मण नाम जो आपको दिखाई दे रहा है, मुकुल नाम जो आपको दिखाई दे रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाकाव्य की बात करते हैं तो लोकायतन है, और इसी रचना के लिए, इसी लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को जो सोवियत लैंड पुरस्कार है रूस की ओर से दिया जाता है वह दिया गया था। कहानियां की बात करते हैं तो 5 कहानियां नाम से है जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। उपन्यास उनका एक था, हार, जो 1960 में था,
और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों यह भी है कि इनकी एक आत्मकथा है संस्मरण टाइप का, 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 में प्रकाशित हुआ था। तो यह भी आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थी और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लासेस है। उम्मीद है दोस्तों यहीं से आपको जो डीप प्रश्न यूपीएससी पूछेगा वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। तो देखिए दोस्तों हम आपको एक बार दोबारा बता देते हैं कि यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं है, मौसम खराब हो रखा है और जिसके कारण जो बैटरी में यानी जो लैपटॉप के चार्ज है वो काफी कम हो चुका है। अगर लाइट आ जाती है दोस्तों तो थोड़ी देर में आपको क्लास दे देंगे दूसरी, अगर नहीं आ पाए तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।